दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार यानी मोदी 3.0 अब एक अकेला कितनों पर भारी जैसे अट्टहास करने वाली सरकार नहीं रही। अब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाली पार्टी के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी नहीं रहे और अब क्षेत्रीय दलों के सफाए का जो दम्भ जेपी नड्डा भरा करते थे, अब उस दम्भ के सबसे बड़े पोस्टर बॉय भी नरेंद्र मोदी नहीं रहे। सबसे बड़े उस पार्टी के चाणक्य भी अब अमित शाह नहीं रहे, क्योंकि हालात कुछ और इशारा कर रहे हैं। और हालात तो ये हो गए हैं कि 2.5 महीने भी सरकार के नहीं हुए। यूं कहें कि 70 दिन की सरकार ने, जी हाँ, 9 जून को नरेंद्र मोदी की सरकार ने शपथ ली थी और 70 दिन की सरकार ने 4 बड़े रोल बैक कर दिए। एक तरफ राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की बात, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए और तीसरी तरफ सत्ता का समर्थन करने वाली पार्टियों की सोशल जस्टिस की और मंडल पॉलिटिक्स के साथ खड़े होने की पुरानी परंपरा। सबने इस सरकार को इस हद तक मजबूर कर दिया कि अब न तो चुनावी हिंदुत्व सुनाई पड़ता है और न ही सत्ता पक्ष की तरफ से वो दम्भ सुनाई पड़ता है। दम्भ के तहत 50 साल तक राज करने की बात कही जा रही थी। हालांकि 35 साल तक राज करने की बात अभी भी अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को इस बात का इल्हाम है कि 35 साल तो छोड़िए, अगले 35 दिनों बाद भी सरकार का मौजूदा स्वरूप बचा रहेगा? 4 बड़े रोल बैक 70 दिन में इस सरकार ने किए। पहला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को रिवर्ट करने का, उसे वापस लेने का फैसला। दूसरा, वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी में भेजने का फैसला। तीसरा, ब्रॉडकास्ट बिल, जो यूट्यूब पर जो स्वतंत्र पत्रकार स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, उस ब्रॉडकास्ट बिल के माध्यम से जो उन पर नकेल कसने की तैयारी थी, उस पर रोल बैक का फैसला। और चौथा, जिस लेटरल एंट्री के माध्यम से सामाजिक न्याय के पूरे पहलुओं को धत्ता बताते हुए एक अलग तरह की स्थिति पैदा की गई, ऐसा लगा कि चुनावी हिंदुत्व के दायरे में उस नारे की धार के साथ सोशल जस्टिस का पूरा माहौल एक तरह से बहता हुआ दिखाई दे रहा है, खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल उस सोशल जस्टिस के पूरे माहौल को फिर से इस लोकसभा चुनाव ने क्या जिंदा किया कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अब धाराशायी होता हुआ दिख रहा है। आज जितेंद्र सिंह ने एक पत्र जारी किया। जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री हैं। एक व्यक्तिगत बात मैं उनको बता दूं, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि जितेंद्र सिंह से एक बार यूपीएससी के सीसेट के मुद्दे पर व्यक्तिगत तौर पर उनके कार्यालय में ही मेरी बहुत तीखी झड़प हो गई थी। तभी से मैं जानता हूं कि जितेंद्र सिंह किस तरह के व्यक्ति हैं। और जितेंद्र सिंह को यदि यूपीएससी को यह कहते हुए इस मुद्दे पर चिट्ठी जारी करनी पड़ रही है, उस चिट्ठी को आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस 2 पन्ने की चिट्ठी में जो आप देख रहे हैं कि जो लेटरल एंट्री 45 पदों के लिए निकाली गई और कोई आरक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, अब उससे वापस लेने की अपील यूपीएससी से की जा रही है। कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसमें सरकार 56 इंच के सीने का दावा करने वाली सरकार रोल बैक सरकार में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने शिक्षाविद और इस देश की सामाजिक परिस्थितियों पर, इस देश में सामाजिक बदलाव की और राजनीतिक बदलाव की पूरी परिस्थितियों पर बहुत पैनी नजर रखने वाले संदीप मनुधने जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सब सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ चुनावी हिंदुत्व को लेकर के तमाम सोशल जस्टिस के पैरामीटर्स को एक के बाद एक पहले 10 सालों में धाराशायी करती चली गई और अब स्थिति आ गई है कि अब उसे अपने किए फैसले को वापस लेना पड़ रहा है। क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है? नमस्कार अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को भी जी मेरा नमस्कार। नमस्कार। जब परिस्थितियां बदल जाती है तो व्यक्ति को जमीनी सच्चाई का पूरा पूरा आभास होने लगता है। 2 पंक्तियों में मैं समराइज करता हूं। पहले, मोदी जी इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे? ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मोदी जी के साथ एनडीए के जो घटक दल हैं वो आज तक सजदे की मुद्रा में खड़े रहते थे। आज उनकी कमर सीधी हो गई है। चिराग पासवान
लेटरल एंट्री पर आपत्तियां उठा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू वक्फ बोर्ड पर आपत्तियां उठा रहे हैं। नीतीश कुमार कास्ट सेंसस के मुद्दे पर मुखर नहीं हो, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे होंगे। तो जब लोग सजदे की मुद्रा से निकलकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके आंख में आंख डालकर बात करने लगते हैं, तब अभिषेक जी वही होता है जो आप अभी होता देख रहे हैं। 4 बड़े मुद्दों पर केवल 2.5 महीने में सरकार का पूरी तरह बैकफुट पर आना यह बता रहा है कि जिस प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर एक अकेला सब पर भारी और 4 जून के बाद असली डिसीजन होंगे, अभी तक तो आपने महज ट्रेलर देखा है। कहते थे जी। लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें पूरी फिल्म दिखा दी, ट्रेलर तो छोड़िए। मैं आज एक इंटरव्यू देख रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाविका कुमार के साथ। उसमें से एक लाइन मैंने सुनी बड़ी विशेष। उन्होंने कहा था, जी 4 जून के बाद ये तमाम लोगों के पास न हिम्मत बची होगी, न हौसला, और ये लोग समाप्त हो जाएंगे। देश की जनता ने जी निर्णय दे दिया। तो क्योंकि स्थितियां बदल गई, क्योंकि मेजॉरिटी हाथ से निकल गई, क्योंकि मजबूत एलाई साथ में आके खड़े हो गए जिनका अपना राज्य का वजूद बचाना आवश्यक है, और क्योंकि इंडिया अलायंस टूट कर नहीं बिखरा और उसके नेता पहली कतार में बैठकर संसद में सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए ये निर्णय पलटे जा रहे हैं। अब इन निर्णयों को पलटने के जो प्रभाव होने वाले हैं अभिषेक जी, बेहद दूरगामी होने वाले हैं। तो जहां तक आपका पहला प्रश्न था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने अपनी समझ से उसका उत्तर दिया है। अभिषेक जी, आप अपना अगला प्रश्न पूछ सकते जी। लेकिन एक मुद्दा इसके साथ जुड़ा हुआ यह भी है संदीप जी कि 2017 से 2023 के बीच 63 लोगों की लेटरल एंट्री हुई है केंद्र सरकार में, महत्वपूर्ण पदों पर हुई है, बकायदा विज्ञापन निकाल कर हुई है। और 63 लोगों की जो लेटरल एंट्री हुई है उसमें से मेरी जानकारी के मुताबिक, जो मेरी अधिकतम जानकारी है, अंतिम उपलब्ध सूचना है उसके मुताबिक 57 लोग अभी भी सरकार में काम कर रहे हैं। उसमें भी किसी तरह के सोशल जस्टिस के पैरामीटर्स पर का, सोशल जस्टिस के तमाम जो नॉर्म्स हैं आरक्षण के, इन सब का कोई पालन नहीं हुआ है। क्या आज की चिट्ठी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने जाएगा कि आज सरकार ने जो गलती चिट्ठी लिखकर सार्वजनिक तौर पर मांगी है, अपनी गलती मानी है और यूपीएससी से नोटिफिकेशन वापस लेने की अपील की है, क्या उस मामले में उस चीज को कैसे जस्टिफाई करेगी? ये गलत है तो वो भी गलत है। क्या उन 57 की नियुक्ति रद्द की जाएगी? क्योंकि याद रखिए 1990 के बाद की नियुक्ति है, इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद, ओबीसी आरक्षण मिलने के बाद की वो नियुक्तियां हैं और सिंगल अपॉइंटमेंट नहीं है, जिसमें चंडीगढ़ पीजीआई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1998 के 5 मेंबर जज के फैसले को की आड़ ले सके केंद्र सरकार कि सिंगल नियुक्तियों में आरक्षण देने का फैसला नहीं किया जा सकता। 63 लोगों की नियुक्तियों का 57 काम कर रहे हैं, उनका मसला है। जी अभिषेक जी, जिस सरकार में 69,000 नौकरियों में दिन दहाड़े 18,000 एससी एसटी ओबीसी की नौकरियां लूट ली जाती हो, जिस सरकार में नॉट फाउंड सूटेबल के नाम पर प्रतिदिन, प्रति मंत्रालय, प्रति विभाग अनगिनत मामलों में अन्याय होता रहा हो, जिस सरकार में प्रमोशन के अनेक मापदंडों में तमाम तरह के बहाने बताकर सोशल जस्टिस को धता बताया जाता रहा हो, वहां आप 50, 55, 60 लेटरल एंट्रीज पे चिंता जता रहे हैं अभिषेक जी। बड़ी अजीब बात है। 18,000 नौकरियां दिन के उजाले में लूट ली गई। देखिए, दरअसल बात यह है, ये सरकार रिजर्वेशन को समाप्त कर देना चाहती है, क्योंकि यही आरएसएस का एजेंडा है। मैं हमेशा कहता आया हूं 2 बातें। पहली, आरएसएस और उसके तमाम अनुषंगी संगठन, जिसमें बीजेपी भी है, ये मेरी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो समझ है,
जी। आरएसएस और बीजेपी पूरी तरह से रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहते हैं। उनके 90% वोटर्स इसीलिए उन्हें वोट देते हैं। साथ में हिंदुत्व भी है वगैरह वगैरह, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जी। ये अब नहीं कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, क्योंकि ये खुलकर रिजर्वेशन को समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये दूसरे तरीकों से। अब वो तरीके क्या हैं? नॉट फाउंड सुटेबल बता के आगे मत बढ़ने दो, प्रमोशन में तरह तरह की दिक्कतें खड़ी कर दो, 69,000 में से 18,000 नौकरियां गायब कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, कॉर्पोरेट के लोगों को लेटरल एंट्री में घुसा दो, आदि आदि आदि। में ऐसे 15 गिना सकता हूं तरीके। जी। अब लेटरल एंट्री का जहां तक मामला है, जो आपका प्रश्न था, थोड़ी इसकी भूमिका बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने हम्म। ये सब बोला। इसमें तकनीकी दिक्कत जिसमें ये लोग फंस गए हैं वो क्या है? जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है, आरक्षण देने के लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाना जरूरी होता है। हम्म। यथोचित समुचित वर्गीकरण। जी। अब अगर आपने रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया होता तो सिंगल पोस्ट पर आरक्षण नहीं हो सकता है। अब लेटरल एंट्री में इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये सारी सिंगल कार्डर पोस्ट है। जो अभी विज्ञापन निकला 45 पोस्टों का, हर पोस्ट पे एक सीरियल नंबर है, एक आईडी है। जी। अब सिंगल कार्डर पोस्ट लेवल का माइक्रो क्लासिफिकेशन कानून में अनुमति नहीं देता है। जी। आप इतना सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये रीजनेबल वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आएगा। जी। इसका मतलब लेटरल एंट्री यानी पार्श्व प्रवेश का ये जो द्वार है, जिसमें नंबर वाइज एक एक पोस्ट अलग अलग होती है, सब क्लासिफिकेशन माइक्रो क्लासिफिकेशन होता है, इस पे एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लग ही नहीं सकता। जी। इसका मतलब इस तरह की लेटरल एंट्री सिंगल कार्डर पोस्ट हो ही नहीं सकती। हम्म। यह है इसका तकनीकी पक्ष। तो फिर सरकार क्या करे? देखिए, इसमें सारा सरकार के लिए, अगर अब मैं सरकार की पक्ष की तरफ से सोचूं, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री बन जाए और मैं आपका एडवाइजर हूं, और आपको जी। अपने मंत्रालयों में टैलेंटेड लोगों की आवश्यकता है ना, हमें वो पक्ष भी नहीं भूलना चाहिए। हम्म। सामाजिक न्याय बिल्कुल होना ही चाहिए। लेकिन एक मिनट के लिए इस पक्ष से देखते हैं। किसी भी मंत्रालय में, जैसा आपके दर्शक समझते होंगे अभिषेक जी, सबसे ऊपर होता है मंत्री, फिर होता है सेक्रेटरी यानी सचिव, फिर होता है एडिशनल सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर डायरेक्टर और फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी। ये सारी जी। लेटरल एंट्रियों का जो झमेला व्यापक स्तर पे पहले की सरकारों ने क्या किया, हम उसमें न जाएं, क्योंकि उसमें कोई डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल की एंट्रियों पे न तो मनमोहन सिंह आए थे, न मोन्टेक सिंह आए थे। जी। उन मुद्दों को हम एकदम साइड में रखते हैं, वो कुतर्क हैं, वो तर्क नहीं है। आज 2018 के बाद जो 60-65 लोग आए और आज जो 45 को लेने का प्रयास था, इसमें जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल के लोग हैं। हम्म। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की रीढ़ की हड्डियां हैं। जी। सरकार अगर इनमें सिंगल कार्डर पोस्ट लाके माइक्रो क्लासिफिकेशन करती है तो वो तो वैसे भी कानूनी रूप से जायज नहीं है। मुझे तो आश्चर्य, 6 साल में सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज कैसे नहीं किया गया? ये तो किसी भी समय चैलेंज होगा। और ये सारी पुरानी जी। नियुक्तियां भी रद्द होंगी। नहीं, ये आपके मेरा सवाल का सवाल आधा यही है जवाब। संदीप जी, मेरा मैं सवाल उसी यही पर है। आ रहा हूं। जी। बस 1 मिनट दीजिए, मैं उसी पर आ रहा हूं। जी। तो अगर हम 1 मिनट के लिए मोदी जी के नजरिए से देखें कि मुझे मेरिट चाहिए, कोट अनकोट, वो भी एक गलत तर्क हम्म। होता है कि सामाजिक न्याय से मेरिट अफेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप लेटरल एंट्री में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी पदों पे लोगों को ना बिठाएं, एडवाइजर पदों पे बिठाएं। जी। एडवाइजर्स अपॉइंट कीजिए उसी सैलरी स्केल पर, और उन एडवाइजर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर लाएं और वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के पैरेलल चले, और 3 साल में गुड बाय कर दीजिए। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मतलब आप ये कहना लेकिन चाहते ये हैं लोग ऐसा नहीं संदीप कर जी, रहे। एक मिनट संदीप जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे यशवंत सिन्हा ने जी। का एडवाइजर मोहन गुरुस्वामी को बनाया गया था, वित्त मंत्री थे। विदेश मंत्री जसवंत सिंह का एडवाइजर पूर्व रक्षा राज्य मंत्री अरुण सिंह को बनाया गया था, या अटल जी का जी। एडवाइजर एक दौर में प्रमोद महाजन को बनाया गया था। इस तरह के जी। अपॉइंटमेंट सरकार करे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की जो पद सोपानिक संरचना है, उस संरचना में, उस स्ट्रक्चर में लेकर ना आए। यही कहना चाहते हैं शायद आप।
देखिए, ये पूरा जो पदों का क्रमानुक्रम सरदार पटेल बना के गए थे, जिसको पंडित नेहरू जी। ने दृढ़ता प्रदान की और प्रथम हम्म। एआरसी और द्वितीय एआरसी ने सैकड़ों सजेशन से सुदृढ़ता प्रदान की। जी। आप उसके पैरों के नीचे की जमीन खींच रहे हैं लेटरल एंट्रियां करके। जो जी। लोग ये तर्क देते हैं कि हमें सेमीकंडक्टर्स लाने हैं, उसके लिए टैलेंटेड लोग चाहिए, आपको उसके लिए जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप जॉइंट सेक्रेटरी का एडवाइजर नियुक्त कर दीजिए। जी। लेकिन बीजेपी आरएसएस की सरकार ऐसा नहीं कर रही है, जी। जिससे हमारी उस धारणा को बल मिलता है अभिषेक जी कि पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन को, प्रशासनिक पदानुक्रम को अपने लोगों से भर देना जो उनकी आइडियोलॉजी से निकले हुए हों, ये है प्रमुख लक्ष्य। मैं जी। अभी, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है, टू ए स्टिग्मेटाइज कैपिटलिज्म और जी। क्रोनी कैपिटलिज्म इसके पीछे पर्दे से, तो उस क्रोनी कैपिटलिज्म को हम छोड़ दें, तो इस पूरी हायरार्की को अपनी आइडियोलॉजी से मिलते जुलते लोगों से भर देना, यह लक्ष्य रहा होगा। और अब यह बैकफायर कर चुका है और सामाजिक न्याय की पॉलिटिकल लड़ाई के चलते इन्हें कदम पीछे खींचने पड़ गए हैं। अभिषेक जी। जी। संदीप जी का समय कम बचा है, मैं दो छोटे छोटे सवाल आपसे लूंगा। एक सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो 57 लोग अपॉइंट हुए हैं? और दूसरी चीज जो ताजा खबर अभी मुझे मिल रही है वो ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा भेजा जा रहा है भाजपा के टिकट पर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें टिकट देने की घोषणा की गई है। अब सवाल उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो केंद्र सरकार के वकील हैं, तुषार मेहता है शायद, वो सरकार का ढंग से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आप देखें महाराष्ट्र के मामले में भी नहीं बचाव कर पाए। ऐसा जजमेंट आ गया कि बीजेपी पूरी तरह से घिर गई है। पार्टी व्हिप पता नहीं पार्टी अध्यक्ष जो बने किसे बना दे, ये नौबत आ गई है। दूसरे मामलों पर भी देखें कि केंद्र सरकार की भद लगातार पिटती जा रही है। क्या आपको लगता है कि मदन कुमार मिश्रा को राज्यसभा बीजेपी के टिकट पर लाना, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, क्या केंद्र सरकार अपनी लीगल पोजीशन को मजबूत करने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों की तरह वकीलों की फौज को भाजपा के फोल्ड में लेकर आ रही है? क्या अपना सतीश चंद्र मिश्रा तैयार कर रही है जैसे मायावती ने तैयार किया था? क्या अपना कपिल सिब्बल तैयार कर रही है जैसे नरसिम्हा राव ने रामास्वामी के महाभियोग के मुद्दे पर किया था? ये क्या खेल हो रहा है? सरकार जिस ढंग से घिरती जा रही है, ये जी, रोल बैक सरकार तो क्या सुप्रीम आपके कोर्ट में भी घिरने वाली है? जी, जी, तो आपके प्रश्न के 2 हिस्से थे अभिषेक जी। मैं पहला जी। हिस्सा ले लेता हूं जी। कि जो अभी तक पुराने 60-65 लोग थे, जिनमें से 50 या 53 लोग अभी भी सेवा में हैं, तो उनका क्या जी। होगा? लेटरल एंट्री हम्म। वालों की बात कर रहा हूं। जैसा मैंने पहले भी कहा, मुझे इस बात पे थोड़ा-सा आश्चर्य है कि अभी तक ये मामला बारीकी से सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में फँसा कैसे नहीं? क्योंकि खुद सुप्रीम जी। कोर्ट पहले ये कह चुका है कि सिंगल कार्डर पोस्ट तो अलाउ नहीं हो सकती, क्योंकि उतना माइक्रो क्लासिफिकेशन कभी भी रिजर्वेशन को तो नील ही कर देगा। सिंगल पोस्ट पे कभी जी। रिजर्वेशन नहीं होता भारत में। कानूनी रूप से जी। एक पद पे रिजर्वेशन ही नहीं हो सकता। मतलब लेटरल एंट्री पद वाइज हो ही नहीं सकती। तो हम्म। वो मामला अब बहुत संगीन हो जाएगा और मुझे लगता है कि अब मोदी जी लेटरल एंट्री का आइडिया 6 महीने के लिए ड्रॉप कर देंगे। मैं ऐसा क्यों बोल हम्म। रहा हूँ? मुझे लगता है जनवरी-फरवरी में एक बार ये विधानसभा के चुनावों का सारा पूरा मामला एक बार समाप्त होगा। मोदी जी लेटर एंट्री वापस ला सकते हैं एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन की चादर ओढ़ा के। अब उसमें हम्म। तकनीकी दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन वो जी। शायद वैसा करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि क्या है इसमें अभिषेक जी, मोदी जी की जो कोर वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो रिजर्वेशन विरोधी है। मोदी जी उनको हम्म। नाराज नहीं कर सकते। आज जो हुआ है इसमें मोदी जी दोनों तरफ से फंस गए हैं। जी। सवर्ण वोटर्स और एंटी आरक्षण वोटर्स बेहद खफा हैं। आप सोशल मीडिया में उनके वक्तव्य पढ़िए, आपको जी। घबराहट हो जाएगी, ऐसी-ऐसी बातें लिख रहे हैं। तो मोदी जी। जी उनको नाराज कर चुके हैं। एससी, एसटी, ओबीसी वोटर्स को यह समझ में आ गया है कि ये आरक्षण के खिलाफ है। अब दोनों के बीच जो एक पर्दा डाल के वो 10 साल तक चलते रहे, वो पर्दा तार-तार हो चुका है और दोनों को गेम समझ जी। में आ गया है।
तो मोदी जी अब आगे क्या करेंगे देखने लायक होगा। पहली बात, जहां तक मनन साहब का सवाल है, देखिए उन्होंने बीजेपी की बहुत शिद्दत से सेवा की है और उस सेवा का फल तो मिलना ही था। इसमें कोई शक नहीं कि संसद के एक बार दोनों बसपा से सदनों में, लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, जी जी बहुजन जी, समाज पार्टी से। अब जी, वर्तमान संसद में दोनों सदनों में कानूनी विशेषज्ञता रखने वाले सांसदों की जरूरत सभी पार्टियों को महसूस हो रही है। आखिरी सवाल पर आ रहा हूं कि इस देश में जो एक छवि गढ़ी गई नरेंद्र मोदी की, एक बेहद ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी, अब उस छवि को सीधे सीधे उलट जाकर एक बेहद मजबूर मजबूर और समझौतावादी नेता, जो फैसले कुछ लेते हैं लेकिन रोल बैक का इतिहास बनाते जा रहे हैं, वो रोल बैक वाले नरेंद्र मोदी की छवि को उनके समर्थक कितना स्वीकार करेंगे? और जो छवि मीडिया में गढ़ी गई थी, जिस छवि के आगे जो देवताओं का देवता और पता नहीं क्या क्या नए नए शब्द इजाद किए गए थे, जिसको लोकतंत्र में आम तौर पर लोग स्वीकार भी नहीं करते, हंसी के पात्र के सिवा कुछ नहीं मान सकते पढ़े लिखे लोग इसको, इन सब चीजों को धता बताने वाले नरेंद्र मोदी की छवि को आज की तारीख में किस प्रकार से आने वाले वक्त में इस देश के उन वर्गों के बीच स्वीकार किया जाएगा या देखा जाएगा जो वर्ग नरेंद्र मोदी में एक भगवान, एक देवता की छवि देखना शुरू कर चुका था, जिसे लोग भक्त या अंधभक्त कहते हैं कुछ लोग। अभिषेक जी, आदमी समझा है वो कि खुदा बनकर रह जाएगा और खुदा क्या जी। ये तमाशा देखता रह जाएगा। हम्म। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को ही पूरा सिस्टम बना लेता है, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, कि हम्म। मोदी इज इक्वल टू बीजेपी, इज इक्वल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज इक्वल टू द स्टेट ऑफ इंडिया, इज इक्वल टू द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। हम्म। पिछले 10 साल में यह समीकरण लोगों के दिमाग में फिट किया गया है। हम्म। हम सभी जानते थे कि ये एक नकली समीकरण था और इस समीकरण का ध्वस्त होना सिर्फ समय की बात थी। वो समय आ चुका है, वो समीकरण जी। ध्वस्त हो चुका है। आपके मतलब साथ एक आप ये प्रोग्राम मान में रहे हैं मैंने कि पहले भी राहुल कहा, गांधी ने जो मुद्दे उठाए या अखिलेश यादव ने उठाए या नीतीश कुमार ने जो जनगणना कराई, इन मुद्दों ने इन चुनाव में जो असर दिखाया, उस असर के बाद नरेंद्र मोदी एक बेहद कमजोर और निरीह प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस पर मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। पहली जी। बात, आप सही कह रहे हैं, अब नरेंद्र मोदी जी की इमेज एक कमजोर और मजबूर प्रधानमंत्री की बन चुकी है। एग्रीड, हम्म। मानता हूं। दूसरा, लोकसभा चुनाव में संविधान की लाल पॉकेट एडिशन बुक लेके जो कांग्रेस के नेता, समाजवादी के नेताओं ने संदेश दिया, हम्म। वो संदेश लोगों के दिमाग में उतरा। हम्म। लोगों ने भर भर के इंडिया अलायंस को वोट दिया। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको अभिषेक जी, उसका क्रेडिट पूरी तरह से इंडिया अलायंस को नहीं जाता है। हम्म। पिछले 10 सालों में जमीनी स्तर पर एससी वर्ग, एसटी वर्ग और ओबीसी वर्ग के चिंतकों, विचारकों, इंटेलेक्चुअल्स ने जो अलग अलग सेमिनार्स में, नुक्कड़ सभाओं में, लेक्चर्स में, वीडियोस में अलग जगाई, लोगों को जी। खतरों के प्रति सचेत किया, हम्म। वो माहौल पहले से बना था जिसको इंडिया अलायंस ने एनकैश कर लिया। तो जी। राहुल जी और अखिलेश जी को बधाई तो मैं दूंगा, लेकिन मैं पूरा क्रेडिट संविधान के प्रति सजगता जगाने का सिर्फ इन दोनों नेताओं को नहीं दूंगा, क्योंकि इसके पीछे 10 साल की मेहनत कम्युनिटी लीडर्स की रही है। हम्म। हमें सिचुएशन को जमीनी स्तर से देखना चाहिए और आने वाले समय में सामाजिक न्याय के मुद्दे बहुत मुखर होने वाले हैं। वो गेंद इंडिया अलायंस ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के पाले में डाल दी है कि अब जी। आप बताइए आप कौन सा शॉट खेलेंगे। मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इस दिक्कत से निकलना, क्योंकि उनके कोर वोटर्स बहुत नाराज हैं। आपने आरक्षण को समाप्त नहीं किया और उल्टे कदम पीछे ले लिए, और एससी एसटी ओबीसी असली चेहरा देख चुके हैं। हम्म। अब तो दिक्कत होनी ही है अभिषेक जी, ऐसे मामलों का अंत ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने। ये सीधी भर्ती यानी लेटरल एंट्री के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार की चिट्ठी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी मंत्री हैं, उनकी चिट्ठी सरकार के लिए गले की हड्डी बनने वाली है। और गले की हड्डी जिस दौर में बन रही है, उस दौर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा भेजने का फैसला हो रहा है, उन्हें माननीय बनाने का फैसला हो रहा है। तो इन दोनों फैसलों के मायने आप समझ सकते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में
सरकार की कितनी छीछालेदार हो सकती है, किस हद तक ये सरकार घिर सकती है, क्योंकि जनता की अदालत में सरकार पहले ही घिर चुकी है और जनता की अदालत के फैसले को यदि देखा जाए तो 240 पर 400 पार के नारे के बावजूद 240 पर बीजेपी का आना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में जहां मराठा आरक्षण से लेकर ओबीसी के मुद्दे तक, हरियाणा में जाट आरक्षण से लेकर महिला पहलवान आंदोलन तक, झारखंड में आदिवासियों के बीच यानी एससी एसटी के बीच भी आरक्षण के वर्गीकरण के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो बीजेपी गिरती दिखाई दे रही है, अब बीजेपी को भी लीगल ल्यूमिनरी की जरूरत महसूस हो रही है। हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क की बात करने वाले नरेंद्र मोदी न तो हार्वर्ड वालों के बीच फिट हो पाए और न ही हार्ड वर्क वालों के बीच वो फिट होने की मंशा रखते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क वालों के बीच फिट होने की मंशा होती तो आरक्षण की प्रक्रिया से छेड़छाड़ और आरक्षण की प्रक्रिया को धत्ता बताकर सामाजिक न्याय की राजनीति को कमजोर करने की कवायद कभी भी नहीं की जाती। आरएसएस का एजेंडा बीजेपी का एजेंडा बना हुआ है, लेकिन अल्पमत का चाबुक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का चाबुक इस सत्ता पर भारी पड़ रहा है। देखते जाइए आने वाले वक्त में क्या होता है। रोल बैक नरेंद्र मोदी को देखने का आनंद उठाइए। 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी को आप भूल जाइए, क्योंकि वो 56 इंच का सीना कभी था नहीं। तो आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए संदीप जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।